हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, वह सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में हिस्ट्री का पेपर है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट यूनिट आप सभी की सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी, बट कुछ बच्चों को इस वाले क्वेश्चन के अंदर लास्ट में दिक्कत आ रहा है कि सर पुरातात्विक स्रोत थोड़ा सा अच्छी तरीके से और क्लियर करा दीजिए। हम उसको भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेकंड जो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, हमने आप सभी को बताया था कि एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप सभी के लिए जितने भी हिस्ट्री के 8 यूनिट है उन सभी के आंसर सहित आप सभी को वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप ये क्लास नोट परचेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो से या फिर इस नंबर पे दिए गए नंबर से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आप सभी को यूनिट नंबर सेकंड जो है आप किसी भी बुक से कंपेयर कर लेना, इससे बड़ी आंसर आपको इतने सस्ते वे में और इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। और यहाँ पर ये फ्री है, यहाँ पर आप इसको फ्रीली इसको पूरी तरीके से इसका आनंद ले सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के जो सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री का पेपर है। अब हिस्ट्री का पेपर भी ध्यान रखना है, डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 जिन सभी का हिस्ट्री का सब्जेक्ट डिसिप्लिन 1 में है वो 21 अगस्त को पेपर देंगे, और जिन सभी के पास में डिसिप्लिन 2 में है हिस्ट्री का सब्जेक्ट वो 28 अगस्त को पेपर देंगे। तो क्योंकि पूरी बुक की ही समरी है ये, और ये पूरी बुक को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा रही है कवर। तो इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप इस पेपर भी, इस दिन भी पेपर है आपका, इस दिन भी है, किसी भी दिन है, तो आप अपने इस पेपर को कर सकते हैं। आपके पॉलिटिकल के लिए आप लोगों के लिए अलग से बना दी जाएगी, ज्यादातर बच्चों के 21 तारीख को ही पेपर है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम आप सभी को क्या डिस्कस करेंगे, आज हम गुप्त का जो आप सभी का ये वाला कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम गुप्त इसमें पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगली वीडियो में हम वकाटक के बारे में बात करेंगे, गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अच्छे तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो में भी पॉसिबल है कि 1 घंटे तक की भी आपकी जा सकती है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना। आपके क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आप सभी के सामने एनालिसिस करवाया है, तो इसके अंदर आपने देखा है यहाँ पर लास्ट में लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप सभी के लिए जैसे यहाँ समुद्रगुप्त पूछ लिया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर्स में से इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए, तो इस 10 में से आप सभी के पेपर में 2 क्वेश्चन तो आने 100% है। तो अगर आप लोगों ने इस पेपर का एनालिसिस भी नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर डिटेल से भी बात करने वाले हैं, जो आपके पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन को पूछा गया था। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर मौर्य के बारे में बात करेंगे। मौर्य के बारे में बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश जब कमजोर पड़ा, तो मौर्य वंश के कमजोर होने के बाद में 2 वंश ही ऐसे होते हैं जो तेजी से उभरे, एक सातवाहन वंश और दूसरा कुषाण वंश। कुषाण कहाँ, अफगान के मेनली शासक थे, और सातवाहन कहाँ के, अफगान के। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो एक महत्वपूर्ण जो वंश उत्पन्न हुआ वो है गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य हम जिसको कह सकते हैं। हम इसको डिटेल से गुप्त साम्राज्य को ही पढ़ेंगे इसके अंदर। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी। कब करी, 319 ईस्वी में। और ये ध्यान रखना है आप सभी को, ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। देखो आज के समय में सन 2022 चल रहा है, यहाँ पर हमें 2022 चल रहा है, एक समय ऐसा भी होगा कि 2021 आया होगा, 2020, सन 2000, सन 1000 हम बैक जाएंगे, तो इस तरीके से सन ऐसा भी आएगा जब सन 0 होगा। तो सन 0 से पहले की जो बात होती है उसे हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और एना डोमिनियन एडी यानी ईस्वी। तो अगर हम देखें मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो सन 0 से भी 321 साल पहले। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो सन 0 के बाद हुई थी। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि 2 ही साल चला। जिन बच्चों की हिस्ट्री कमजोर है तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सन 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या की, गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी। और कब तक इन्होंने शासन किया, तो 334 तक शासन किया। सबसे प्रथम शासक थे, और इनकी जो शादी थी लिच्छवी की जो महारानी थी उनसे इन्होंने विवाह किया था। और ये किस वर्ण के थे, तो ये वैश्य वर्ण के थे। अब ये वर्ण का मतलब क्या है, आपने क्लास 12th में होपफुली अच्छी तरीके से वर्ण व्यवस्था पढ़ ली होगी। अगर वर्ण व्यवस्था आपने नहीं भी पढ़ी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये बार बार ही गुप्त वंश के अंदर भी आप सभी को पढ़ना पड़ेगा वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था कितनी प्रकार की होती थी, 4 प्रकार की। सबसे पहले आपको ब्राह्मण के बारे में ध्यान रखना है, ब्राह्मण।
फिर इसी के ठीक नीचे आते हैं क्षत्रिय, इसी के नीचे ठीक आते हैं क्षत्रिय, इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं वैश्य, और नंबर 4 पे आते हैं आपके शूद्र, नंबर 4 पे आते हैं शूद्र। तो अगर हम देखें तो ब्राह्मण का कार्य शिक्षा दीक्षा लेना, दान दक्षिणा देना, दान दक्षिणा लेना, भूमि यज्ञ वगैरह करना, यज्ञ करवाना, ये सब काम होते थे ब्राह्मणों के। क्षत्रियों के सैनिक में पार्टिसिपेशन करना, शासन प्रशासन में भूमिका निभाना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करते तो नहीं थे, यज्ञ करवाते थे ये, और शिक्षा दीक्षा लेते थे। वैश्य व्यापारिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था देखते थे, और शूद्र जो था ऊपर के सभी वर्णों की सेवा करते थे। आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये किस वर्ण के थे? तो वैश्य वर्ण के थे। और पहले की बात करें हम तो क्षत्रिय वर्ण के ही शासक बन सकते थे, परंतु मौर्य के कमजोर पड़ने के बाद में हम देखते हैं कि गुप्त वंश वैश्य वर्ण से थे। अगली बात समुद्रगुप्त के बारे में, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखना है कि जैसे चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल खत्म होता है, जैसी उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद में गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक समुद्रगुप्त आता है, और वो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त साम्राज्य, इन्होंने क्या किया था? गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। ध्यान रखना है चंद्रगुप्त के जो ये पुत्र थे, प्रथम के पुत्र जो थे समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ध्यान रखना आप सबको। वह अशोक के विपरीत था। अशोक के विपरीत कैसे था? कि अशोक हम देखें तो कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने शांति या फिर हम कहें बौद्ध धर्म को अपनाकर न्याय, शांति या फिर अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। लेकिन वही बात करें समुद्रगुप्त जो था, वो अपने रथ पथ को, जो उनका युद्ध का रथ पथ था, वो बिल्कुल लगातार चलाते गए और उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया था। ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त हिंसा और विजय के, उनको ऐसा लगता था समुद्रगुप्त को कि जितनी हिंसा होती है, जितने ज्यादा युद्ध होते हैं और जितना बड़ा आपका साम्राज्य होता है, उतना ही ज्यादा आनंद मिलता है। तो ध्यान रखना है। इसका एक समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि भी था। इसका नाम क्या था? तो हरिशेन नाम था। क्या नाम था? हरिशेन। और जिसे राजा का क्या था? आश्रय प्राप्त था। आश्रय प्राप्त होने का मतलब है राजा के अधीन ही रहते थे। हरिशेन की रचनाओं में समुद्रगुप्त को पराक्रम रूप से या पराक्रम या मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इनको दिखाया गया है। ध्यान रखना है। अगली बात, समुद्रगुप्त किन किन देशों में उन्होंने विजय पाई? तो इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ पर मिलता है हमें। इस पे मिलता है इलाहाबाद स्तंभ पर, इसका हमें उल्लेख मिलता है। अगली बात, समुद्रगुप्त ने जितनी भी क्षेत्रों पे विजय पाई वो क्या है? आप सभी को ध्यान रखना है कि वो 41 है और वो 5 वर्गों में से विभाजित किया गया है। सबसे पहला हम देखें तो ये 5 वर्ग कौन कौन से यहाँ पर आप लोगों के लिए बताए गए। पहला, गंगा और यमुना, उसके आसपास के राजाओं को इन्होंने हराया। सबसे पहली विजय उन्हें यहाँ मिली। गंगा यमुना, यानी गंगा और यमुना दो नदियों के बीच के जो हिस्सा होता है उसे दो आब कहते हैं। ये एक साथ ही अलग अलग नहीं है। इसे क्या बोलते हैं हम? दो आब कहते हैं। दो आब, आब का मतलब नदी होती है, जैसे पंजाब आब 5 नदियों का हिस्सा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर विजय पाई? गंगा और नदियों, गंगा और यमुना के बीच में। दूसरा है पूर्वी हिमालय, यहाँ पर कुछ जैसे नेपाल, असम, बंगाल, यहाँ के राजाओं को इन्होंने हराया। तीसरी इन्होंने कहा है पंजाब के कुछ ऊपर के हिस्से थे जो, उन पे इन्होंने विजय पाई। जंगली क्षेत्र में जो आदिवासी रहते थे उन सब पे इन्होंने विजय प्राप्त करी समुद्रगुप्त ने। चौथी बात, इन्होंने अपने दक्कन और साउथ में दक्षिण भारत में भी सभी शासकों को इन्होंने हराया और उन्होंने अपना साम्राज्य तमिलनाडु से कांचीपुरम के साम्राज्य तक विस्तृत कर लिया। तो यानी ध्यान रखना है कि ये ऊपर से लेकर पूरे भारत के दक्षिणतम यहाँ तक इनका शासन था, इसीलिए इन्हें समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की भी उपाधि प्राप्त। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी राजा से परास्त नहीं हुए। ध्यान रखना है, हारे नहीं है, जिस कारण से इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब इस चंद्रगुप्त वंश के तृतीय शासक आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण शासक है। अब ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और इनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, सेकंड था। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक, फिर समुद्रगुप्त आया और समुद्रगुप्त के बाद में अब कौन आ रहा है? चंद्रगुप्त। ये कौन सा नंबर पे? सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है 380 ईसा पूर्व में इन्होंने अपनी राजपाट को संभाला और 412 तक राज किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनका शासनकाल गुप्त काल में अपने उत्कृष्ट छोटी गुप्त प्रथा और वैवाहिक संबंध विजय दोनों के सहारे पर था। इन्हें ध्यान रखना है कि गुप्त काल में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो पहले की प्रथाएं थी उनको बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने में कोशिश करी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, ये ध्यान रखना है, अपनी पुत्री जो है प्रभावती, इनका विवाह जो है वकाटक, इसके बारे में अलग से ही पढ़ेंगे हम, वकाटक के जो राजा है उनसे करवाया था। और ध्यान रखना है कि वकाटक जो थे, अब आपको पता ही है चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो वैश्य कुल का था, तो आप सभी को ध्यान रखना है करवाया जो कि ब्राह्मण जाति का था। वकाटक कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। और ये राजा की पुत्री थी प्रभावती, इस वजह से। और ध्यान रखना है कि इन्होंने भूमि दान भी किया था।
पहली महिला थी गुप्त वंश में जिन्होंने भूमि दान किया था, ये ध्यान रखना है। कई अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि ऐसे भी कार्य करते थे जिनके पिता से उनको अधिकार मिला था, क्योंकि ये राजघराने में थी। सामान्य तौर पे तो नहीं मिलता, परंतु इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। जब इनका विवाह हुआ था प्रभावती जी का, तो इन्होंने क्या किया था, भूमि दान दी थी, किसको, ब्राह्मणों को दी थी। कई अभिलेखों से हमें ये भी पता चलता है कि भाई जो ये अपने पिता का शासन प्रशासन में योगदान इनका भी था, अपने पिता की हेल्प करती थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य पर प्रभाव होने का कारण मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया। इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को वहां विवाह करवा दिया और धीरे धीरे मालवा गुजरात, आप सभी को पता है वहीं के शासक थे वाकाटक, उसके आसपास मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने क्या किया था, वहां पर अपना प्रभाव बना सके इसके लिए इन्होंने विवाह करवाया था अपनी पुत्री का। अगला है चंद्रगुप्त जो द्वितीय, उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाई थी। कहां पर बनाई थी, उज्जैन में परिवर्तन कर दी थी। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास खड़ा लौह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त का ही है, ध्यान रखना है। इसके वर्णन से हमें पता चलता है कि इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव बंगाल आदि के क्षेत्र पर भी था। ध्यान रखना है कौन सा, जो कुतुब मीनार में लौह स्तंभ खड़ा है, उस लौह स्तंभ को जब हम पढ़ते हैं उसके आसपास, तो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन जो है वो बंगाल के क्षेत्रों में भी था। ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम आदित्य की उपाधि ग्रहण की थी, और इनके ही दरबार में एक तो कालिदास बहुत ही बड़े कवि है, और जो है अमर सिंह दरबारी कवि थे, ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान जो है चीनी यात्री है वो भारत आया था, और ये चीनी बौद्ध धर्म की तीर्थ यात्रा करने के लिए आया था। बौद्ध धर्म की तीर्थ यात्रा ये ध्यान रखना, तीर्थ यात्रा करने। इसके बाद में गुप्त शासकों का प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त शासकों की अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो गुप्त राजाओं ने अनेक उपाधियां ग्रहण करी थी, जैसे महाराजा धीराज, परमेश्वर, विक्रमादित्य, ऐसी कई उपाधियां ग्रहण करी थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, यहाँ पर अभी हमने बात ही करी है, विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी थी, ये वाली सभी को ध्यान रखना है, विक्रमादित्य ये वाली। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन शासकों में ज्यादातर पद कैसे थे, वंशानुगत रहे, एक के बाद एक वंशानुगत पद रहे, और साथ ही साथ जो है राजा की मृत्यु के बाद ही उसके बाद में उसका जो पुत्र था वो क्या करते थे, मंत्रियों की सलाह वगैरह से करके उनको क्या कर दिया जाता था, अगला राजा बना दिया जाता था। इसके अलावा जो भी राजपुत्र होते थे उन्हें प्रांतीय प्रशासन संभालने के लिए या क्षेत्रों के गवर्नर बनाने के लिए बना दिया जाता था, और वो शासन प्रबंधन को ठीक ढंग से समझ सके इसके लिए उन्हें क्या है कि भाई शिक्षा दीक्षा भी दी जाती थी, और प्रांतीय प्रशासन का उनको अनुभव भी मिल जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई उनका स्थानीय शासन भी उनके काल में था। तो अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि ये थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था अब यहाँ से आपकी शुरू हो गई है। गुप्त राजा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य से अलग थी, क्योंकि अशोक इस बात पर बल देता था जो कुछ भी हो रहा है उसे वाकिफ हुआ जाए, यानी हर किसी चीज के बारे में पता होना चाहिए। गुप्त राजाओं ने अधिकतर जगहों पर अधिकारी नियुक्त किए, गुप्त राजाओं ने अधिकतर जगहों पर क्या किए, अधिकारी नियुक्त किए, और दोनों में यही अंतर था। ध्यान रखना है मौर्य साम्राज्य केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, और ये अगर हम गुप्त की बात करें तो गुप्त के प्रशासन में हमें एक अंतर दिखता है कि उन्होंने ज्यादातर प्रांतों पर अपने अधिकारियों को नियुक्त किया था, और ज्यादातर वो राजपुत्र ही हुआ करते थे। केंद्रीय शासन था, वहीं कि अगर गुप्त की बात करें तो गुप्त ने ज्यादातर शासन का विकेंद्रीकरण कर रखा था, और मौर्य की बात करें तो मौर्य के अंदर केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। इसके अलावा इन्होंने गांव को अनेक वर्गों में विभाजित किया था, और गांव पर नियंत्रण रखने के लिए, उन पे कार्य करने के लिए कई बारी गांव में जो है कई निकाय बना रखी थी। निकाय का मतलब है कई संस्थाएं बना रखी थी, जिसमें हम देखें मुखिया या पंचायत कह सकते हो आप। इन पंचायतों में बुजुर्गों का और गुरुजनों का अधिक महत्व होता था, जो भी उस जगह के वृद्ध लोग होते थे उनका अधिक महत्व होता था। शहर के प्रशासन संभालने के लिए नगर परिषद होती थी, और इन नगरों की एक श्रेणी होती थी। नगरों की क्या होती थी, श्रेणी होती थी। और व्यापारी जो है वो हमेशा ही क्या करते थे, यहाँ पर व्यापारियों की एक श्रेणी होती थी नगरों में, उन्हें शेट्टी भी कहा जाता था, जैसे कि गुप्त में भी था और किसमें था, मौर्य में भी था। प्रथम कुलीय के शिल्पकार प्रमुख थे, यानी शिल्पकारों का बहुत महत्व मिला था। इसके अलावा जो कांस्य के बर्तनों पर या फिर और चीजों पर कलाकृति करते थे वो अलग थे। तो पहले शिल्पकार थे, फिर अलग थे जो कांस्य वगैरह की प्रतिमा वगैरह बनाया करते थे, अलग अलग तरह की चीजें बनाया करते थे कांस्य से। मौर्य राज्य पूर्णतः अर्थव्यवस्था के मामले में राज्य
जो कर टैक्स था, टैक्सेशन व्यवस्था पर निर्भर था, इसीलिए कृषि व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दी थी। मौर्य साम्राज्य ने कृषि व्यवस्था पे विशेष ध्यान नहीं दी थी, लेकिन गुप्त ने क्या की थी, कृषि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दी थी। आपको ध्यान रखना है कि गुप्त ने उपज बढ़ाने के लिए नहरों का निर्माण किया, कई कुएं खुदवाए थे। So guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और आप लोग अगर इस नोट्स को परचेज करना चाहें तो आप इंस्टा मौजूद से इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप डिस्काउंट के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी गुप्त काल की शासनिक व्यवस्था में, गुप्त काल की शासनिक व्यवस्था में अगर हम बात देखें तो यज्ञ जो था एक प्रमुख था, यज्ञ एक प्रमुख था, क्योंकि ज्यादातर राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे। राजा जो थे अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दो यज्ञ करवाते थे। एक तो राजसूय यज्ञ था और दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपने देखा होगा, भगवान राम जी ने भी करा था, और राजसूय यज्ञ भी था। इसके अलावा बंजर और व्यर्थ भूमि से कर आए, जैसे बंजर और व्यर्थ भूमि जो उनसे भी टैक्स आए, इसके लिए गुप्त लोगों ने क्या कर रखा था कि भाई उनकी उन्नति के लिए कार्य किए थे। मैंने बताया था कि कई सिंचाई की व्यवस्था इन्होंने करी थी। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था को स्वर्णिम अर्थव्यवस्था कही जाती है। देखो गुप्त काल से लेकर 3 क्वेश्चन बने थे इस वाले पेपर में, एनसीईआरटी के पेपर में, तो ये गुप्त काल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोगों ने इसका एनालिसिस नहीं देखा है आप इसका एनालिसिस देख लीजिए। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रशासनिक कार्यों के बारे में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण इस समय प्रशासन में महत्वपूर्ण माने जाते थे। ब्राह्मण महत्वपूर्ण क्यों माने जाते थे? क्योंकि ब्राह्मणों ने राजाओं को बड़ी बड़ी उपाधियां दी थी, और राजा ब्राह्मणों से खुश होकर, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा यज्ञ भी करवाते थे, तो राजाओं को खुश, ब्राह्मण जो थे राजा जो थे ब्राह्मणों से खुश होकर उन्हें बहुत ज्यादा भूमिदान भी देते थे। लेकिन भूमिदान की एक नेगेटिविटी ये थी कि जो भूमिदान दे दी उसे अग्रहार कहा जाता था, और उन भूमियों से टैक्स भी नहीं आता था, और टैक्स ना आने का मतलब था फिर अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमजोर होना। तो गुप्त के जो प्रशासक थे, वो ध्यान रखना है, प्रशासकों को समय ब्राह्मणों की स्थिति की जो अधिक मजबूत स्थिति थी उसके बारे में पता चल गया था। ब्राह्मणों को विशेष रूप से भूमिदान दिया जाता था। ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था? विशेष रूप से भूमिदान दिया जाता था, और शासन प्रबंधन में भी इन ब्राह्मणों की विशेष स्थिति होती थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। विशेष राय ली जाती थी ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। ये ध्यान रखना है, ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। तो ये क्या थी? गुप्त की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगर गुप्त काल की आपको प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आ गई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल की कौन सी व्यवस्था? तो गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।